बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जबकि दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया गया, जबकि कुछ को नोटिस भिजवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर से सवाल किया गया कि मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूँ या नहीं। ये मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ लिखा भी गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एफबीआर की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ है, जिसमें एफबीआर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। बहुत अच्छा किया जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो कम से कम लेना शुरू किया, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक तो उसको मसनूई जहानत, चंद हफ्ते पहले या महीनों पहले तक तो मसनूई जहानत कहा जा रहा था हमारे यहाँ। तो शुक्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। पहली बात तो ये बड़ा अच्छा है, अच्छी पेशरफ्त है। आज जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हफ्ते में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके नतीजे में बहुत मंसूबे खाक में मिलने जा रहे हैं। और मंसूबे खाक में इसलिए मिलने जा रहे हैं कि वो कुरान मजीद में है ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो मंसूबे बनाते रहते हैं लोग, प्लानिंग करते रहते हैं, अरबों खरबों रुपया डॉलर्स लेके ये सारा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ मामला, और मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि जो भी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी वो शायद यूक्रेन जंग के नतीजे में कम, लेकिन वो गज़ा में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ गज़ा के बारे में हो रहा है और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, वहाँ से अगली जियोपॉलिटिक्स ने जन्म लेना है। और फिर असरअंदाज होगी बाकी सारे मामला पे। ये ऐसा नहीं है कि यूक्रेन का मामला असरअंदाज होगा गज़ा पे या वेस्ट एशिया में शिकस्त, बल्कि यहाँ के हालात असरअंदाज होंगे बाकी दुनिया की तमाम जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर। और उसमें ब्रिक्स से इजलास हुआ, उसमें हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे जो मेहमान पहुँचे सारे, उन्होंने करारदाद, उन्होंने ईरान पे हमले की मजम्मत की है, उन्होंने जो है वो गज़ा में जो जहरीत है उसकी मजम्मत की है। लेकिन जो फिर मैं दोबारा आता हूँ कि असल जियोपॉलिटिक्स जो है वो जन्म ले रही है गज़ा से। नेतन्याहू पहुँच गए और कुछ देर में नेतन्याहू की मुलाकात शुरू हो जाएगी वाइट हाउस में। पहले उसकी मुलाकात होगी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से, जो कि NSA भी हैं इस वक्त, और फिर मुलाकात होगी स्टीव वित्कॉफ से, और फिर डिनर पे मुलाकात होगी आज प्रेसिडेंट ट्रंप से। और मीडिया के सामने शायद ये लोग नहीं आएंगे। अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि मीडिया के सामने ये नहीं आएंगे। देखें, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स बहुत गलतियां करते रहे हैं, गलत फैसले हुए हैं। इंसान है, अच्छी पॉलिसीज़, गलत पॉलिसीज़, बहुत, मतलब ये भी नहीं कि सारे बुरा किया सबने, ये भी नहीं कि सारा अच्छा किया। मतलब ज़ाहिर है हुक्मरान है तो मिली जुली उनकी लेगेसी लिखी जाती है। लेकिन दो सदूर ऐसे हैं जिनको अमरीकी अवाम ने उनसे जो गलतियां या जुर्म हुआ था उसके ऊपर उनको सज़ा नहीं दी, बल्कि उनके झूठ बोलने पे उनको अमेरिका के अवाम ने फड़का दिया। एक तो प्रेसिडेंट निक्सन का जो रिज़ाइन है, जब उन्होंने रिज़ाइन किया कि अपना ओहदा छोड़ा ये वाटरगेट स्कैंडल के बाद, तो इसलिए छोड़ा कि वो उससे पहले झूठ बोल रहे थे, मुसलसल झूठ बोल रहे थे। स्कैंडल आ गया, वो अपनी जगह खड़े, नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे पता है नहीं, मुझे ये मुझे आखिर में उन्होंने जो है वो
झूठ बोला, पकड़ा गया, मुस्ताफी हुए और उनकी इम्पीचमेंट आगे फिर फोर्ड ने माफ की। फोर्ड ने उनको माफ किया, जो उस वक्त के नायब सदर जिन्होंने सदारत संभाल ली। तो निक्सन को जाना पड़ा झूठ बोलने पे, सजा झूठ बोलने पे हुई। यानी वाटर गेट में जो कुछ हो रहा था या बगिंग उससे नहीं, झूठ बोलने के ऊपर। इसी तरह से एक और अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका एक मामला आया, बिल क्लिंटन 1993 में मोनिका लेविंस्की के साथ। जनवरी में या मेरा ख्याल से 99 है शायद, 99 में माजरत तक 99 है गालिबन, ये 99। तो वो उस पर उन्होंने आके कहा कि नहीं, गलत इल्ज़ाम है और ये वो डीएनए के टेस्ट आ गए, उन्होंने कहा नहीं, सब झूठे इल्ज़ाम है, सब कुछ। हाउस ने उनको इम्पीच कर दिया, हाउस ने उनको इम्पीच कर दिया। और हाउस की इम्पीचमेंट के बाद सेनेट की इम्पीचमेंट से पहले उन्होंने आके माफी मांगी। उनकी इम्पीचमेंट यहां तक, यानी उनकी इम्पीचमेंट और जब उन्होंने माफी मांगी तो उसमें देखिए अमेरिका का एक माशरा है, उस माशरे में ऐसी हजारों बातें होती होंगी, हजारों वाकयात वहां के इखलाकी तौर पे जो भी उनके रूल्स हैं वो ठीक है। लोग इस बात पे गुस्से में नहीं थे कि बिल क्लिंटन जो है उसने कोई इखलाकी तौर पे उसने कोई गलती की है। लोग इस बात पे गुस्से में थे कि इसने झूठ बोला है, इसने बतौर सदर झूठ बोला है। तो इम्पीचमेंट झूठ बोलने पे हुई थी। निक्सन का इस्तीफा झूठ बोलने पे हुआ था कि आपके ऊपर, क्योंकि आपने हलफ उठाया है कि आपने सच बोलना है और आपने झूठ बोला है आवाम से। और फिर उसने माफी मांगी, तो माफी ये मांगी कि मैंने आपसे गलत बयानी की है, वरना तो सजा होती ना। मोनिका लेविंस्की भी आज भी आते हैं, ये खुद भी आते हैं, बिल क्लिंटन सारे। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अमेरिका में झूठ बोलना जो है, अब मुझे ये नहीं पता कि अब आगे क्या सूरत हाल बनती है और क्या किस तरफ जा रहे हैं मामला, लेकिन झूठ बोलना अमेरिका में दो सदूर के, एक के मुस्ताफी होने और दूसरे के इम्पीचमेंट का सबब बना। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी मुलाकात होने जा रही नेतन्याहू से। मुलाकात के बाद वो मीडिया को फेस नहीं करेंगे, मीडिया से बात ही नहीं करेंगे। और दोनों जो हैं उनके दरमियान क्या मामला तय पा रहे थे, स्टीव विटकॉफ क्या कर रहे थे, अरब ममालिक कहाँ खड़े थे, फ़लस्तीनी क्या बात कर रहे थे, हमास क्या बात कर रही थी, क्या मामला, वो मुसव्विदा जो है वो वहीं रुक गया है। वहीं पे बात रुकी हुई है कि 60 दिन और 60 दिनों की सीज फायर, वो कह रहे हैं इसको मुस्तकिल करो, और हमास के लोग कह रहे हैं कि इसको परमानेंट सीज फायर की तरफ ले जाओ 60 दिनों से। अरब ममालिक ये कह रहे हैं, अब इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और इजिप्ट, इनकी तरफ से यह बात की गई है कि हम 4 ममालिक गजा को उस वक्त तक नहीं संभालेंगे जब तक फलस्तीनी हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि फलस्तीनी होंगे तो आगे जाके कोई पॉलिटिकल सेटअप बनेगा ना जिसमें फलस्तीनी, हम क्यों खाली वहां पहुंच के और सिक्योरिटी का मामला अपने सर लें। तो ये चारों ममालिक की तरफ से बात की गई है, मैसेज पहुंचाया गया है। जो नेतन्याहू फड़फड़ा रहा है इस वक्त, उसको तकलीफ इसलिए हो रही है कि 4 ममालिक की तरफ से बात गई कि फलस्तीनी साथ होंगे तो हम जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। हम कैसे जिम्मा लेंगे उसका, जब फलस्तीनी आगे सेटअप जो भी बनना है उस सेटअप के अंदर फलस्तीनी इमदाद में, बाकी कामों में शरीक होंगे तो आगे को सेटअप बनेगा। और परमानेंट सीज फायर की तरफ ये अरब ममालिक भी सारे चले गए हैं नेतन्याहू को एक जगह छोड़ के। लेकिन इसमें पिछले 24 घंटों में मजीद ड्रामाई तब्दीलियां आ गई। एक तो मैंने ये बात की थी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हवाले से एक नाम आ गया सामने, और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का नाम सामने आ गया, और फिर ये हमारे सामने आ गया कि जी वो जो है वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है वो
CIA के जो जैक वुड रिज़ाइन कर गया, उनका जो CIA का कॉन्ट्रैक्टर था, और बाकी जो है वो ये सारा इसराइल और CIA और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे इमदाद के नाम पे फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे थे, जहर दे रहे थे। आज भी बेशुमार फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसी जगह, और फिर उसके बाद ये हुआ कि कल वो हेब्रों से उनका शेख निकल गया, आ गया जाबरी। अच्छा, और फिर वो जो है वो उसने कह दिया कि मेरी सल्तनत को यहाँ पे अरब सल्तनत को मंजूर करें, बाकी सारे तो मैं फ़ौरन इसराइल के साथ। उसको तो मेरा ख्याल है उसके कबीले की तरफ से जूते पड़ने जा रहे हैं बड़े शदीद, उस शेख जबरी को। उनके कबीले की तरफ से आज जो एलामिया है, मैं उस एलामिया को पढ़ के, उस एलामिया के अल्फाज असल में बड़े, जो मैं कह रहा हूँ ना, जूते पड़ने जा रहे हैं। उन्होंने उनके कबीले की तरफ से, उनके जो सारे कबाइल हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आदमी है, उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि ये जो आदमी है इसका हमारे जाबरी कबीले से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये जो बात कर रहा है ये बिल्कुल, ये कौन आदमी है, मतलब उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया। ठीक है, और उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है, अभी मैं थोड़ी देर में अगर सामने आ जाती है तो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि दिस मैन, ये जो आदमी है ये, या चलिए इसके एक न्यूज़ हम कोट कर देते हैं, अभी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये रोया न्यूज़ जो 19, ये कह रहे हैं पैलेस्टीनियन ट्राइब डिस्टेंसेस फ्रॉम द मैन बिहाइंड हेब्रोन माइक्रो स्टेट प्रपोजल। अब ये देखें ना आप जरा, ये 19th माइक्रो स्टेट प्रपोजल का जो प्लान था, उसमें जो आदमी है उसे पैलेस्टीनियन कबाइल ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, सारे के सारे वो जो वहां पे जो खलील शहर के अंदर जो कबाइल, जबरी कबाइल के जितने शेख वहां पे मौजूद, सारे शेख, उन्होंने कहा ये तो शेख ही नहीं है, ये कहां से कबीले का सरदार आ गया, और इसने किससे बात की, किसने पूछा। ये मौसूफ अब आ गए हैं इसराइली फौज और मोसाद की हिफाजत में, इनको ले लिया गया कि इनको जान से ना मार दिया जाए, क्योंकि इनके कबीले ने डिसोन कर दिया वहां से, ये मगरबी किनारे से फरार हो गए। कल ये इन्होंने ऐलान किया था अरब रियासत का, आज फरार होने में ये जो है मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए, दौड़ गए वहां से, और कबाइल ने इनको डिसोन कर दिए। अच्छा, ये जो है ना, ये फिर टर्की की भी न्यूज़ एजेंसी को हम कोट कर देते हैं, 20 पैलेस्टीनियन ट्राइब्स, उन्होंने सब ने सारे जितने फलस्तीनी हैं उन्होंने मिल के 20 उन्होंने ये ट्राइबल एमिरेट हेब्रों की जो है इसको इन्होंने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ये बंदा कौन है, इसका हम तो जानते ही नहीं है आदमी कौन है जो हमारे ब्याह पे बात कर रहा था, मतलब ये कौन है, कौन सा आदमी है ये जो अपने आपको कह रहा है कि जाबरी कबीले का मैं सरदार हूँ और ये हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरा एक मजमून छाप दिया जनाब, इसराइल के मीडिया में जो है झूम रहे हैं सारे लोग कि जनाब ये फ़लस्तीनी जो है वो एक नई अरब रियासत बन गई। उन्होंने कहा बंदा कौन है ये, वहाँ कबीले सारे खड़े हो गए, और अरब ममालिक खामोश, बिल्कुल देख रहे हैं कि ये कहाँ से। कुछ मामलात पे अरब बहुत सेंसिटिव हैं, ये ख़ासतौर पे जब अरब का लफ्ज़ आता है ना, ये कभी मैं बात इस पे करूँगा आज नहीं, लेकिन ये बनु अदनान और बनु कहतान, ये पुरानी जो इस्लाम आने से पहले की जो तारीख़ है, तो फ़लस्तीन से आके मक्का में आबाद हुए थे ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, फ़लस्तीन के इलाके से हज़रत इब्राहिम आए थे ना अपने बेटे को छोड़ के, तो यहाँ पे कुछ अरब थे, कुछ बाहर से अरब आ रहे थे, मतलब ये एक, ठीक है ना, यहाँ बनु कहतान, बनु अदनान, बाकी जो यमन में लोग थे, कौन से ओरिजिनल थे, कौन से वो समूद, आद व समूद के दौर के अरब बायदा जिन्हें कहते हैं, वो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मौका मिला तो फिर डिस्कस कर लूँगा। ज़हन में रखेंगे ये भी पैलेस्टाइन से आए थे ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और यहाँ अपने साहबजादे को, अपनी अहलिया को छोड़ के गए जहाँ पे काबा तामीर हुआ। तो ये जो है ना, ये फ़लस्तीन और इस पूरे इलाके का बड़ा अरब पूरा जो, फिर ये लफ्ज़ भी तो निकला ना अरब नुमा, ठीक है ना, तो ये जो वो बहरहाल एनीवे। अच्छा, तो उसमें जो है वो इसको तो फारिग कर दिया, ये अरब रियासत जो बना रही थी तो होगी फारिग। साथ ही जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो कि कत्ले आम में मुलविस था और जिसने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई थी और जिसमें मोसाद भी साथ थी,
और जिसमें वो अमेरिका के CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, उसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक हिस्सा छापा था, दूसरा हिस्सा उन्होंने आज छाप दिया है। और दूसरा जो हिस्सा है उसका, फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक्सक्लूसिव जो उन्होंने स्टोरी, तीन हैं इसमें जो एक्सक्लूसिव, आज बॉम्बिंग हुई है ना, जिसके नतीजे में वो नतन्याहू भी ठुस और कहीं ट्रंप साहब भी गायब हो गए पब्लिक के सामने से, क्योंकि ये बॉम्बिंग है प्रॉपर, ये जो है ना ये एक्सप्लोसिव स्टोरीज हैं। पहले तो फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि जी टोनी ब्लेयर का जो स्टाफ है, टोनी ब्लेयर बरतानिया के साबिक वजीर आजम, उनका जो स्टाफ है उसने गजा रिवेरिया प्रोजेक्ट में वो बॉस्टन ग्लोबल कंपनी के साथ तमाम का तमाम जो काम हो रहा था उस काम में टोनी ब्लेयर का स्टाफ मुलविस था। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के नाम से जो अदारा कायम है बरतानिया में, तो फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि टोनी, अगर हम दिखा सकें वो कंप्लीट, तो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप द पोस्ट वॉर गजा प्लान, जिसमें इकोनॉमी किक स्टार्ट होनी थी, उसमें एक ट्रम्प रिवेरिया बनना था और एक इलॉन मस्क स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन बनना था। और बनाना किसने था? टोनी ब्लेयर ने। ये कोई बाइडेन दौर की बात नहीं हो रही। ये जो बात हुई ना, उन्होंने कहा कि रिवेरिया बन रहा है और ये बन रहा है, याद है? अब वो उसमें जनाब नया कैरेक्टर सामने आ गया, टोनी ब्लेयर खुद मौजूद थे उसमें। अब इसी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में वो आगे जनाब लिखते हैं कि एक लेंदी डॉक्यूमेंट देखी है उन्होंने, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के स्टाफ मेंबर ने जो लिखी थी, वो शेयर्ड विद इन द ग्रुप, और वो उसमें यह है कि गजा रिवेरिया आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जैसे दुबई के करीब है, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड इनिशिएटिव्स होंगे। आगे देखें, डीप वाटर पोर्ट बनेगी जो कि गजा को आईमैक के साथ जोड़ेगी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूं कि इसमें कहीं आईमैक है जी। इसमें कहीं इंडिया, ये जो साइप्रस गए थे, ये जो दाएं बाएं मोदी जी इधर उधर, ये आईमैक कहीं है इसमें? फाइनेंशियल टाइम्स ने फोड़ी खबर कि जनाब ये एक्सक्लूसिव उनकी है, ब्रेकिंग, बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव उनको मिला है। वो ये कहते हैं कि जी इसमें आईमैक भी थी, आईमैक का प्लान भी बना तो इंडिया भी था, मोदी जी भी थे। फिर इसमें जो है वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, जो कि हजारों सैकड़ों, ये हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस की जो है जिम्मेदारी, ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन US बैक्ड एड स्कीम, ठीक है, ये आज जनाब फाइनेंशियल टाइम्स ने तो बिल्कुल उड़ा के रख दी है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो फॉर्मर CIA ऑफिसर, इसका जो फिल रेली, जो भी रन करता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस को, ये CIA का ये कॉन्ट्रैक्टर है बकौल फाइनेंशियल टाइम्स की। देखिए हम तो कोट कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि उन्होंने मीटिंग की ब्लेयर के साथ, और ब्लेयर लिसन, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट नॉट अ पार्ट ऑफ GHF, तो अलग अलग अब करते हैं सारा। फिर उसके बाद बात कहानी आगे चलती है। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो एक नक्शा शाया कर रहा है आज, उसने जनाब ये नक्शा शाया किया एक्सक्लूसिव। ये टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट लीक दी गई है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसका नक्शा आ गया सामने। 10 मेगा प्रोजेक्ट बनाने थे गजा में, वहां पे फलस्तीनियों का कत्लेआम करके उनको वहां से निकाल के, और 10 मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने थे। ये 4th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उसमें एक गजा प्लान 6 से 8 डायनेमिक मॉडर्न सिटीज थी, ठीक है। ग्रेट ट्रस्ट स्लाइड डेक में से ये फाइनेंशियल टाइम्स ने निकाली है। उसके इलॉन मस्क स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन था। उस गजा, ट्रंप, रिवेरिया, ये उधर आइलैंड बनने थे, ये बिल्कुल ये मसनूई आइलैंड जैसे होते हैं। और फिर उसके बाद नीचे चलते चले जाएं तो इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड और अमेरिकन डेटा सेफ हेवन यहाँ पे पूरा बनना था, US AI रेगुलेशंस का। और उसके बाद नीचे चले जाएं तो अब्राहमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बनना था, जिसने आगे ज्वाइन करना था ये आईमैक के साथ। वो इंडिया तक जाना था इसने यहां से। ये बाइडेन दौर की तो चीज नहीं है, ये तो ट्रंप दौर की है। तो ट्रंप दौर, अब ये फाइनेंशियल टाइम्स अखबार भी कौन, फाइनेंशियल टाइम्स, उसके साथ ही जनाब बरतानिया का टेलीग्राफ आ गया मैदान में। और टेलीग्राफ जो है उसने तो, उसकी जो लीड यही है, उसकी भी यही लीड है।
टोनी ब्लेयर थिंक टैंक वर्कड ऑन ट्रम्प रिवेरिया प्लान फॉर गजा। अब टोनी ब्लेयर जो है इसमें वो गजा के पूरे प्लान के अंदर जो है, और ये जो तस्वीरें और जो फिल्म बनाई गई थी वहां पे, और एक बेहुदा सी फिल्म वहां पे ट्रम्प, ये पूरी ट्रम्प रिवेरिया के लिए बना रहे थे जनाब टोनी ब्लेयर साहब। उनका थिंक टैंक काम कर रहा था और उन्होंने कंट्रोवर्शियल वीडियो भी बनाई थी जो कि इस साल प्रेसिडेंट की तरफ से रिलीज हुई थी। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प आ गए बीच में, अब बीच में बाइडेन नहीं है, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प है। फिर उसके बाद जनाब किस्सा ही आने रुको, राइटर्स ने थोड़ी देर पहले एक नया बॉम्बशेल चला दिए। रॉयटर्स दुनिया का बड़ा आप कहें कि खबरिस्तान अदारा, एक्सक्लूसिव, यूएस बैक्ड एड ग्रुप प्रपोज्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज फॉर पैलेस्टीनियंस इन गजा। ये बिल्कुल वो अलग रिपोर्ट है, ये अलग रिपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने भी वो पेपर्स देख लिए हैं, राइटर्स ने भी वो पेपर्स देख लिए हैं जिन पेपर्स में फलस्तीनियों को यहां पे मार के और यहां पे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने इन्होंने तरदीद दे दी है। वो कह रहे हैं कि हमने खुद पेपर देखे हैं, राइटर्स ये कह रहा है। यूएस बैक्ड एड ग्रुप प्रपोज बिल्डिंग कैंप्स फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल इन गजा और ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज वुड बी लोकेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ गजा। ये सारा प्लान जो है ये जनाब इनका भी मुकाला हो गया है। ये कंट्रोवर्शियल यूएस बैक्ड एड ग्रुप प्रपोज बिल्डिंग कैंप्स कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट जोन इनसाइड एंड आउटसाइड गजा टू हाउस, ये वाले थे उधर बात चल रही है 2 बिलियन प्लान, और इसमें जनाब लोग आ रहे थे, जहाजों में जा रहे थे, ऐशियां हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था रिवेरिया, और इसमें टोनी ब्लेयर फंस गया। और टोनी ब्लेयर के साथ ट्रम्प के साथ एक जगह ट्रम्प की है, दूसरी जगह जो है वो जनाब इलॉन मस्क की है। अच्छा, ये रिपोर्ट आने से थोड़ी देर पहले वहां पे ऐलान हुआ कि जी वो जेफरी एप्स्टीन की जो तहकीकात हो रही है, वो जेफरी एप्स्टीन जो कि जिसने खुदकुशी कर ली थी जेल के अंदर और मुख्तलिफ उस पर अखलाकी जराइम के हवाले से इल्जाम थे, तो FBI की तहकीकात हो गई कि जी इसमें किसी किस्म का उसकी कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, उसकी कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। इलॉन मस्क जो है वो, उनका जब झगड़ा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने कहा था कि जब झगड़ा शदीद हो गया था तो उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप पे बड़ा सख्त इल्जाम लगाया था कि ये, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं डीप स्टेट की जो फाइल सामने लाऊंगा उसमें कैनेडी की फाइल्स भी होंगी, इसमें ये जेफरी एप्स्टीन ने क्या किया था, खुदकुशी की थी, कत्ल किया गया था, इसको कैसे क्या हुआ था, लेकिन उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग, प्रिंस विलियम्स, माइकल जैक्सन, और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तस्वीर थी उसमें, तो उसने कहा ये ट्रंप की ये इलॉन मस्क ने इल्जाम लगाया था जो अमेरिका पार्टी बनाई है। ये मौसूस दोनों एक साथ वहां पे रिवेरिया बना रहे थे, पहले तो रिवेरिया में, अब हो गया झगड़ा। अब जब झगड़ा हुआ है इनमें आपस में, तो जैसे ही वो इन्होंने इनको क्लियर किया तो इलॉन मस्क जो है उन्होंने उसके बाद, अगर आप ट्वीट्स देखें उनके, तो सेकंड आप ट्वीट देखें, सेकंड स्लाइड, तो कहते हैं व्हाट द टाइम, ओह ओके, इट्स नो वन हैज बीन अरेस्टेड, 0 o'clock अगेन द ऑफिशियल जेफरी एप्स्टीन पीडोफाइल अरेस्ट काउंट 000। और फिर उसके बाद कहते हैं वी विल रिलीज एप्स्टीन, फिर ये दूसरा इलॉन मस्क ने किया है, इस पे मुख्तलिफ शक्लें वगैरह लगाई हुई हैं, विल रिलीज एप्स्टीन लिस्ट, ये इलॉन मस्क तंज कर रहे हैं बड़ा शदीद। थर्ड अगर हम दिखा सकेंगे, वी जस्ट नीड मोर टाइम, द एप्स्टीन लिस्ट इज ऑन माई डेस्क, देर इज नो एप्स्टीन लिस्ट, और आखिर में वो कहते हैं दिस इज द फाइनल स्ट्रॉ। अगर इसी में हम आगे जाएं तो आगे जाके वो मजीद इसको शदीद तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं फाइनल स्ट्रॉ है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, कि वो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो तो मेरे पास मौजूद हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई एप्स्टीन, और ये जनाब पता चला इलॉन मस्क के पास ये फाइल्स मौजूद हैं, जो लिस्टें हैं वो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं, वो लिस्टें जिसके बारे में FBI कह रही है कि, और DOJ कह रहा है कि वो तो उसमें कोई नाम ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जनाब ये दोनों लड़ रहे थे अभी, तो थोड़ी देर में फाइनेंशियल टाइम्स ने और मीडिया में ये खबरें आ गई कि ये दोनों मिलकर बना रहे थे रिवेरिया। अब उधर से वो खामोश, उधर से वो खामोश, और अब क्या करें, क्या बात हो, तो उधर से नतन्याहू उधर लैंड हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स और इलॉन मस्क। अब ये बाइडेन दौर का नहीं हो रहा, यानी उधर आप याद करें कि जब वहाँ पर किंग अब्दुल्ला गए हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, तो वहाँ उनके साथ ट्रंप का क्या बर्ताव था। फिर उसके बाद ट्रंप थोड़ी देर रुके और ट्रंप ने कहा कि मैं वो, अच्छा इजिप्ट का प्लान आ रहा है, फिर सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई, फिर अरब लीग बैठी, फिर OIC बैठी, फिर उसके बाद रशिया, चाइना, तमाम दुनिया के सामने इन्होंने बात की,
फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने इनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, फिर शी जिनपिंग से इनकी बात, हर जगह गज़ा डिस्कस हो रहा है। ब्रिक्स में जो आज एलामिया आया उसमें ये कि गज़ा के लोग, गज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा है और वहाँ किसी किस्म के लोग वहाँ से बाहर निकाले नहीं जाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट ज़ाहिर है जो भी दुनिया भर के रहनुमा हैं या उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज उनके पास तो ये सारी मालूमात होंगी। ये बहरहाल जो है ना, फाइनेंशियल टाइम्स ने, रॉयटर्स ने, टेलीग्राफ ने मिलके ये सारा प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू तो 2 कौड़ी का आदमी भी नहीं है ना, उसकी तो कोई हैसियत है, वो तो कातिल है, वो तो एक मुजरिम है, कातिल है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक तो बाइडेन भी डाल रहे थे सारा, और बाइडेन भी डाल रहे थे कि मैं सारा इसको सीज फायर करवाऊंगा और ईरान को भी डिस्कस करूंगा साथ बैठ के नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू फिर मुझे वहाँ बताएगा कि अच्छा जी वो ऐसा है कि वो एक बगावत भी हो गई है वहाँ पे मगरबी किनारे में, तो अभी फ़लस्तीनी रियासत, ये वो आगे पीछे लंबी चौड़ी कहानियाँ, फिर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, फिर ये फिर वो था। अब जनाब ये पूरा का पूरा आ गया, तो वो अब उसमें, और ये चूँकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही वो इलॉन मस्क खड़ा है सामने, वो सारा का सारा कहते हैं ना धबरदूस हो गया कि अब इन्होंने करना क्या। अब सीज फायर का ऐलान कर देंगे, चले वो आप छोड़ देंगे परमानेंट पे जाते हैं, या 60 दिन का सीज फायर। 60 दिन का सीज फायर होते ही पहला काम क्या करना है इन्होंने? पहला काम ये, आप कहना मुज़ाकरात आगे होंगे, फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जाएगा, वहां जाएगा, पहली उसमें चीज क्या होनी है? पहली ये चीज होनी है, पहली चीज आप छोड़ दें आगे क्या होता है, फ़लस्तीनी रियासत बनती है नहीं बनती, आगे जो भी मुज़ाकरात शुरू करता है। अभी किस बात पे बढ़ा हुआ है कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को काम करने दिया जाए, चलें काम करने दे दें, काम करने दे दें उसको, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको काम करने दे दें। अच्छा जी ऐसा है कि ये इसमें परमानेंट सीज फायर नहीं होगी, चले परमानेंट को भी नहीं होगी, 60 दिन की रखें। लेकिन ऐलान होते ही पहली चीज क्या होगी, उधर से 10 यरगमाली छोड़ेंगे हमास वाले, और इधर से 1000 को छोड़ना है फलस्तीनी कैदियों में, जिनमें मरवान बरगोती सबसे पहला नाम, दूसरा नाम अब्दुल्ला बरगोती, और तीसरा नाम अहमद सादात। इन 3 को तो पहले छोड़ना ही है ना, और 1000 फलस्तीनी दूसरे छोड़ने, जिसमें से 100 जो हैं वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, और ये सारे जो हैं ये गजा जाते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते हैं सारे, और ये कोई 23 साल, कोई 24 साल, कोई 25 साल। अच्छा एक महमूद अब्बास साथ थे इनके, वो 2 रियासती हल में हमास और, लेकिन इकट्ठे हो गए थे। मैं बताऊं ये 2017 में जब ये कतर में 2 स्टेट सोल्यूशन पे महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया दे वर टुगेदर लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसे हो गए थे। इस्माइल हानिया, खालिद मिशाल और ये जो महमूद अब्बास और पैलेस्टीन अथॉरिटी और हमास, ये सारे एग्री कर गए थे 2 स्टेट कि ठीक है हम मानते हैं, ठीक है। अभी भी तो 2 स्टेट पे बात हो रही है ना, फलस्तीनी रियासत पे हमास ही बात। अच्छा अमेरिका बात किससे कर रहा है? कमाल की बात है, हमास से। ये साइड लाइन पे जब आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये इसराइल नहीं गए ना। अब ये मैं इसको अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को रीड करना है कि वो कहाँ पर अब खड़े होते हैं जाके, क्योंकि वो उसके बाद आए अरब ममालिक, उन्होंने शो किया कि मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जा ही नहीं रहा इसराइल वो गए नहीं, पहली दफा इसराइल को उन्होंने बात नहीं की, नेतन्याहू से झगड़ा था। क्या उस दौरान ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा था टोनी ब्लेयर वाला, या वो डंप हो गया था, या वो झूठ बोल रहे थे सऊदी अरेबिया से, अरब लीग से? स्टीव विटकॉफ क्या इसका हिस्सा थे, नहीं थे? वो मसूद बालोस का क्या बनेगा? हमास ने कह दिया हम तो यहाँ पर रहेंगे, और ये हमास जो कह रहे हैं ना, हमास ने जो कहा है ना कि हम यहाँ रहेंगे, तो अरब ममालिक की हमायत भी हासिल है, फलस्तीनी अथॉरिटी को भी हमास को कि कोई तो फलस्तीनियाँ रहेंगे ना। वो तो पता चला गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाला रुक गया, या वो जो यासिर अबू शबाब है जो इन्होंने जेल से छुड़वा के जिसको मसाला करके खाना जंगी करवा रहे हैं, वो जो हमास के लोगों को फलस्तीनियों को मारा है, वो पिन पॉइंट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो वहाँ पहचान के इनको इतला देता है, फिर वो ये मारते हैं बच्चों को। एनीवे अब ये मीडिया के सामने नहीं आ रहे, ओ भाई आके बताए ना वो अब वो अभी से वो कह रहे हैं इस हफ्ते होगा, अब वो चले गए, ये नहीं कि आज ऐलान होगा, इस हफ्ते कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। वो क्या खबर मिलेगी? वो टकर कासर को इंटरव्यू देते हुए ईरान के साथ कह रहे हैं मुझे कत्ल करने का मंसूबा था। तो ये अब एक मामला है कि किसको पता था, किसको पता नहीं था, कौन किधर था, कौन, ये एक मशरिक़ वुस्ता में एक और मैंने आपसे बात की ना कि प्रेसिडेंट पुतिन बार बार बात कर रहे थे कि ये उन्होंने मिडिल ईस्ट को कैसे डिस्कस किया, शी जिनपिंग, ब्रिक्स, अरब लीग,
कि आप रिलोकेट ना करें। प्रेसिडेंट सीसी का पूरा प्लान वो पूरा लेके गए और किंग अब्दुल्ला के साथ जिस तरह बात हुई, फिर आगे फिर सऊदी अरेबिया, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर ये फिर वो। अब जनाब ही फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है, रॉयटर्स की भी आ गई है, टेलीग्राफ की भी आ गई है। तो ये अब क्या होगा? ये मतलब ये मंसूबा नहीं बन रहा, ये नहीं, इसकी प्लानिंग नहीं हो रही थी, ये नक्शे तैयार नहीं हो रहे थे। टोनी ब्लेयर उधर तरजीहें देते फिर रहे हैं उनके स्टाफ में। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छा बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया, जिसकी वजह से आज इन्होंने मीडिया के सामने आने से गुरेज किया है। लेकिन क्या आएंगे ही नहीं, या नेतन्याहू मीडिया से मिले बगैर वापस आ जाएंगे, या ऐलान ही नहीं होगा, क्या होगा? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हमास की तरफ से ये भी तो कहा गया है कि हम गजा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तो वो गजा नहीं छोड़ेंगे तो बाकी यरगम वाली ये क्या इनके हवाले करेंगे? ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के हवाले करके जाएंगे। हमास अगर वहाँ नहीं रहेगी भाई, या तो देखें ना, या तो सारे के सारे मामला एक ही दिन में हो जाता, मुकम्मल सीज फायर और जो भी फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान था, ये तो इन्होंने उसको किस्तों में करवाया है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो पहले खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये, मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोज़ उनकी परेड होती है और ये होता है, इसको एक दफ़ा करा के ख़त्म करो। फिर वो 60 दिन तक कैसे ले गए? तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि सारे हमास के लोग अभी निकल जाते हैं वहाँ से, तो ये बाकी यरगमाली जो 50वें दिन छोड़ने, पहली किस्त अभी छोड़ेंगे, जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान होगा तो 1000 कैदी छोड़ने पड़ेंगे, उधर 10 छोड़ेंगे वो, बाकी तो बाकी आते हैं जो हमास के पास है, और इधर से भी इसराइल की तरफ से भी वापस की जाएंगी बाकिया। ये अजीब सी रस्म है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे रस्म है। तो इशू ये है सारा कि वो पहला चले, मैंने आपसे पहले भी कहना कि हमास जाए रहे, 2 रियासतें। एक तो ये है कि इन खबरों का क्या होगा, ये जो इंकिशाफात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इनका क्या बनेगा? गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ये कैसे ही बाकायदा, ये क्या किन को पता था, किन को नहीं पता था? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इसकी भी और किस्तें आएंगी, अब इसमें और लोग आएंगे, और ये अरब मीडिया में और हर जगह एक पूरी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, क्योंकि एक मिसट्रस्ट हमेशा बिट्रेयल का फैक्टर भी है। फ़लस्तीनियों में बिट्रेयल का फैक्टर हमेशा रहा है कि हमारे अंदर से मुखबरियाँ हुई हैं। मैं एक दफ़ा बहुत पहले, मैं थोड़ा सा वाकई बताऊँ, एक दफ़ा इनमें से कुछ लोगों से मैं मिला, तो वो एक किसी को मुखबिर को पकड़ के ले जा रहे थे, तो उसको मुखबिर को इन्होंने सज़ा देनी थी बड़ी सख्त। मैंने कहा यार ये ज़्यादा आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये कहते हैं हमने कोने में जाके उस मुखबिर को, हमने ये मुखबिरी करा था हमारी, और हम इसको मारने से पहले कहेंगे कि भाई अगर हमसे गलती हुई है तो हमें अपना खून माफ़ कर देना, लेकिन ये कि हालात ऐसे हैं कि हम सिर्फ शक की बुनियाद पे, हमें तुम्हारे ऊपर शक है सबको कि तुम मुखबिर हो, तो हम इस शक की बुनियाद पे तुम्हें माने जा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे इतने लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, इतने लोग, तो इस बंदे में हमें शक, मतलब इतनी वहाँ पर बिट्रेयल की फीलिंग है कि अंदर मुखबरी। आप देखें ना, गजा के अंदर उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं, उधर वो छोड़े हुए हैं, उधर जो एड पहुँचाने वाले हैं वो मदद दे रहे हैं, वो मदद दे रहे हैं, वही उसमें जाए। तो ये एक ऐसा कत्लेआम हो रहा है अभी भी, लेकिन वो एक फंस गया है, कहते हैं एक जगह फंस गए जाके। ऊपर जो हुतीज ने कमाल किए, हुतीज ने बीच में से कमाल ये कर दिया है कि उन्होंने कल फिर अटैक कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने मार दिए दोबारा इसराइल के ऊपर, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सीधा जाके ताड़ करके गिरे बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, और साथ ही बेंगोरियन के साथ ही ये जो उनकी एजदाद बंदरगाह है उसके ऊपर गिरे, वो उस बंदरगाह पे भी गिरे, बेंगोरियन एयरपोर्ट फिर सारे मजे फिर बंद, और साथ ही उसके एशकलॉन का जो पावर प्लांट है उसको भी, उसमें भी आग लग गई। वो इसराइल, इतना ज़्यादा इसराइल के अंदर डैमेज हुआ कि वो इसराइली फौज गुस्से में आ गई, उन्होंने यमन पे अटैक कर दिया रात को ही फौरन। इतना नुकसान पहुंचाया कल इसराइल को ये अच्छा, सारे मिसाइल अरब ममालिक ने, किसी ने नहीं रोका मिसाइल, जितने मिसाइल जा रहे थे उन्होंने जाने दी, जाओ इसराइल की तरफ जाओ, पहले तो रोक दिया ये, उन्होंने कहा जाओ जाओ सब जाएं, जितने जा सकते हैं जाएं। किसी अरब ममालिक ने कोई मिसाइल नहीं रोका, वो ताड़ ताड़ करके वो एक बेंगोरियन पे गिरा, एक उधर गिरा, एक उधर गिरा, एक उधर, आग लग गई बहुत जगहों पे। इसराइली फौज गुस्से में, उन्होंने कहा जाओ जाके सब उड़ा दो दोबारा। वो फिर इधर आए यमन में, उन्होंने फिर बॉम्बिंग की। ये फर्स्ट अगर देखें तो ये रात को उन्होंने ये अस्सै पोर्ट धमाकों से उड़ा दी, बहुत धमाके हुए यहाँ पे। यहाँ पर 25 जेट आए इसराइली फ़ौज के, और वो उन्होंने रास ईसा पोर्ट के ऊपर दूसरी बॉम्बिंग की, और तीसरी हुदैदा की पोर्ट की उन्होंने फुल बॉम्बिंग की यहाँ पे। और साथ ही वो वहाँ एक जहाज़ खड़ा हुआ था
वो जहाज जो है, ये तो बॉम्बिंग हुई है ना रात को, ये कल का है, कर्सी अल जजीरा हम दिखा रहे हैं। ये जो है ये इन्होंने सैफ पोर्ट के ऊपर रासा ईसा पोर्ट और ये उदैदा पोर्ट पे इस पे सारा कर दिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ एक जहाज खड़ा था। ये जहाज जो है ये नवंबर 2023 में जो अगवा किया था हुतीज ने, गैलेक्सी लीडर, वो जिसमें 25 यरगमाली थे, वो यरगमाली तो छोड़ दिए थे इस साल के शुरू में। उसमें फिलिपीन के लोग थे, उसमें मेरे ख्याल से यूक्रेन, रोमानिया, जब 25 का स्टाफ था वो छोड़ दिया। जहाज खड़ा था, वो जहाज को भी गोले लग गए इसराइल के। अच्छा वो जहाज जो है वो ये वही जहाज है जो दूसरे किसी मुल्क का झंडा वंडा लगा के जा रहा था, और जिसमें वो हमने वीडियो वगैरह भी उन्होंने जारी की थी कि वो पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं लोग सारे होती। अब वो जहाज को भी आग लग गई। वो जहाज को आग लगी तो इसराइल की तरफ से फिर ऐलान ये हुआ कि नहीं, इस जहाज को हमने खुद अटैक किया, क्योंकि जहाज को जान के अटैक किया कि उसके ऊपर एक रडार लगाया हुआ है हुतीज ने, और हुतीज उस रडार की वजह से चूंकि पूरे बहरा अमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर वहां पे जहाज़ों पे अटैक करते हैं, इसलिए हमने जानबूझ के उस जहाज को अटैक किया। हालांकि हुतीज कह रहे हैं कि ये हम पे अटैक करने आए थे, इन्होंने जहाज को भी आग लगा दी, इनका अपना ही जहाज था। अब जहाज को आग लगी हुई है वहां पे, उसमें और निकल रहा। अच्छा इसराइल की फौज वापस आ गई, उन्होंने कहा मजा चख लिया। अभी वापस पहुंचे थे, हुतीज ने फिर अटैक कर दिया। फिर जनाब 20-22 बैलिस्टिक मिसाइल फिर इसराइल के सर पे। अब ये उस वक्त हो रहा है जब वो नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं, और अभी जब जिस जगह ठहरे हुए हैं वो जनाब वहां पर दुनिया मुजाहरे करे हुए, जनाब अमेरिकन भी सड़कों पे निकल आए हैं, वो सारे निकल आए हैं, इसको पकड़ो। वो लोग वहां निकल के मुजाहरे शुरू हो गए, फलस्तीनी, अमेरिकन, यूरोपियन, वो सारे निकल आए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ये कातिल है, वो मुजाहरे शुरू हो गए अमेरिका, एक रौला पड़ गया। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सोच रहे होंगे इस वक्त कि ये हुआ क्या है। मतलब देखिए अरब ममालिक जो हैं वो इनको उन्होंने इंगेज रखा है। ये मैं मानने को नहीं तैयार कि अरब ममालिक, देखिए अरब ममालिक कितने मोहतात रहे हैं इस पूरे अंदाज में, पूरे दौर में। मैंने आपको चंद रोज पहले एक बात कही थी, मैंने कहा था कि मैंने किसी से पूछा जो किसी अरब मुल्क के उनके हुक्मरानों के बड़ा करीब, मैंने पूछा कि अगर ट्रम्प की कॉल आ जाएगी, शी की कॉल आ जाएगी तो किसकी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि सुनेंगे ट्रम्प की, करेंगे वो जो शी कहेगा, शी जिनपिंग कहेगा। अब इशू ये सारा कि इस पूरे चक्कर में इस दरमियान में एक तो ये कि क्या अरब ममालिक को इल्म था या नहीं था, वो बिल्कुल उन्होंने डिस्टेंस रखा है। कोशिश ये थी कि ईरान और अरब ममालिक की आपस में लड़ाई हो जाए, वो भी नहीं हुई। कोशिश ये थी कि जनाब ईरान मुकम्मल तौर पे, वो भी अचीव नहीं हुआ। अब आप बैठ के 1000 दफ़ा कहते रहें कि वो तबाह हो गया सारा ईरान का, तो वो तो मजाक लगेगा। वो नेतन्याहू ने दोनों ने बैठ के ये बात करनी थी। फिर ये बात करनी थी कि अच्छा जी हम इमदाद जारी करेंगे, वो इमदाद के खाक जारी करनी थी, वो तो इनकी अपनी, वो तो मीडिया सारा पीछे लग गया। उसके बाद ये है कि वो अच्छा या तो होता ना बाइडन पे डाल देते सारा, बाइडन अपने तौर का हुआ, अच्छा सारा कुछ छोड़ दें, सारा कुछ होता। सबसे ज्यादा पीछे लगा है वो इलॉन मस्क लगा है पीछे कि मेरे पास तो पेपर है और मैं हो सकता है। अच्छा इलॉन मस्क जो है उनका एक, उन्होंने अपने उनके सर्कल में उन्होंने कहा कि मैं माफी मांग लूंगा अरब अवाम से और फ़लस्तीनियों से। आपको पता है शुरू में जब ये हुआ ना जायरी शुरू गजा की, तो इलॉन मस्क फ़लस्तीनियों से मिलने आ गए थे, फिर उन पे आईपैक का दबाव पड़ा और वो पीछे हट गए। तो उनका मौक़िफ़ फ़लस्तीनियंस के साथ रहा है शुरू में। और तो उनका कहना ये है कि उनके जो आसपास के लोग हैं, अमेरिका पार्टी के और भी तो ओहदेदार बनने शुरू हो गए ना, ओहदेदार और अराकीन और ये वो सारे जो एक्स पे, तो वो जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमारे पास तो पेपर्स हैं। ये तो बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रूव किया हुआ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प इसमें डरे हुए हैं कि मैंने प्रूव किया हुआ है। ये बात सामने अगर आ गई तो वो अरब ममालिक, अच्छा आपके ख्याल से अरब ममालिक और बाकी दुनिया को नहीं पता होगा, वो सारे सो रहे हैं बैठ के। अब पोजीशन हो गई हो कि भाई ये तो कत्ले, ये तो कंप्लीट प्लान बना के टोनी ब्लेयर साहब ने पेश कर दिया था कि ये जनाब और इसको जोड़ना है आईएमएफ के साथ और बाकी ये बेवकूफ़ बना के रखो और इस तरह कत्लेआम करते रहो। ये जो वक्फा है बीच में, जिस दौरान एक वक्फा एक ब्रेक आ गई ना, पहले तो शुरू में उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे बाइडन के आना है 20 तारीख को, 19 तारीख को स्टीव विटकॉफ सीज फायर करे, सीज फायर हो गई, खाना पीना लोगों को मिलना शुरू हो गया, एक जो पहला फैक्टर। फिर ये चढ़ाई दोबारा ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। अब इस दौरान जो है क्या ये प्लान बन रहा था कि अल्टीमेटली ये करना है वहां पे, और उसमें एक बगावत करवानी है मगरबी किनारे। अब महमूद अब्बास
यानी आप देखें ना, महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, उनको भी इंगेज किया हुआ है आपने, और साथ उनके खिलाफ एक दूसरी अरब रियासत खड़ी कर रहे हैं आप, जिसको सारे शेखों ने कहा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। कौन आदमी है ये? और दूसरा आप ये वो हमास के अगेंस्ट फ़लस्तीनियों को आपस में लड़वा रहे हैं, वो जेल से छुड़वा के। और तीसरा ये कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स भेज दिए। और चौथा ये कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट एक नक्शे बना के दे रहा है कि अच्छा जी ये IMF के साथ जुड़ेगा, इसमें मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और ऐसे होगा, और गैस पाइपलाइन भी। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये इस वक्त वहाँ पर, अब मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये या तो इस बार का ऐलान करके और हटो बचो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर हटो बचो कैसे होगा? क्योंकि फ़लस्तीनी भी मौजूद हैं, अरब भी मौजूद हैं, जॉर्डन मौजूद है, इसमें सीरिया मौजूद है, इसमें जो सीरिया तो पीछे हट गया था वो गोलान वाली बात करके ना, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा अहमद शरा के बारे में हुआ था, तो वो टर्की का बड़ा स्टांस है इसके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, तो वो पीछे हट गया था अहमद शरा, वो आगे नहीं गया। उन्होंने कहा गोलान की पहाड़ियाँ मिलेंगी तो फिर हम सोचेंगे इस पर बात। तो गोलान की पहाड़ियाँ चली गई तो फिर तो वो तो 74 वाले उस पर चले गए, तो वो बात रुक गई थी सारी, वो आज UAE में। लेकिन मसला ये कि बाकी जगहों पर अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, क्या वो सीज़फायर का ऐलान करेंगे? और सीज़फायर एक दिन की भी कर देना तो ये 1000 बंदा रिहा हो जाएगा, जिसमें मरवान बरगूती है। और क्या श्योरिटी है कि ये जो मीडिया में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सामने, ये नहीं आएंगे? तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो इंतहाई पेचीदा है। जो भी जियो पॉलिटिक्स आगे दुनिया की जन्म लेगी, उसमें कहीं इन बेगुनाह फ़लस्तीनियों का जो खून है वो उसमें शामिल होगा। लेकिन आप देखें प्लानिंग क्या हो रही होती है और सामने क्या चीज़ आ जाती है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों आज मीडिया से भागे हुए हैं। मतलब वो कह ही नहीं सकते कि ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो ओरिजिनल। आप सारे के सारे अपने पसंद की मीडिया को बुला लेंगे, कोई तो होगा, और मुजाहरे हो रहे हैं बाहर। तो अब इसमें यह है कि ये सारा हो गया इनका प्लान जबरदूस, ठीक है। और अब इसमें से क्या निकलता है ये देखते हैं। नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप जब नेतन्याहू के साथ जलवा फरोज होते हैं तो क्या बयान करते हैं। अब तो कुछ आगे ही बात करेंगे तो लोगों को सुकून होगा। अब तो ये जो पुरानी बातें थी ना सारी, 60 दिन और ये 15 दिन और 20 दिन, बात उससे आगे निकल गई है। अब तो इनको बात कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हमसे झूठ नहीं बोला गया, धोखा नहीं दिया गया। क्योंकि अरब ममालिक भी, उनकी क़यादतें भी इस वक्त जो है वो भी, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। लेकिन वो मुकम्मल राइट साइड पे हैं। वो उन्होंने तारीख का सही रास्ता इख्तियार किया है। सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारे मुल्कों ने कि ठीक है हम देखते हैं सारा। और देखें ना, सऊदी अरेबिया ने ये सारी मीटिंग्स की, अरब लीग का इजलास हुआ, प्लान पेश हुआ, सारा कुछ हुआ। वो पता चला आप साइट के अंदर उन मुल्कों के बारे में दूसरा प्लान टोनी ब्लेयर तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो अगले 24 से 40 घंटों में वाज़ेह हो जाएगी। कहाँ खड़े हैं ट्रंप और कहाँ खड़े हैं नेतन्याहू और कहाँ खड़ी है दुनिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।